हेलो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। हम इनका रिवीजन करेंगे। शुरू करते हैं। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या नाइट्रोजन में? इन चार माध्यमों में किसी पिंड का भार किस में अधिक होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा इसका सही जवाब है हाइड्रोजन, क्योंकि हमारा जो भार होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो गुरुत्वीय त्वरण और दूसरा उत्क्षेप बल। ठीक है, क्योंकि हमारी जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही हल्की और विरल धातु है, इस कारण इसके द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो उत्क्षेप बल होगा वो भी बहुत कम होगा। इस कारण इस पर हमारा पिंड का भार वो अधिकतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? हमारे पास चार ऑप्शन है, न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस या आइंस्टाइन। तो हमारा सही जवाब है न्यूटन। अब हम समझ लेंगे कि गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में बात करेंगे। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर नहीं, समानुपाती, और यहाँ पे उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है F m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इस नियम के अनुसार F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान आर स्क्वायर। और आगे चलते हैं, F इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे जो जी है वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, हमारे पास चार ऑप्शन है, शून्य होता है, अपरिवर्तित होता है, परिवर्तनशील होता है या सभी गलत हैं। ठीक है, जब हमारी कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है। ठीक है, निर्वात की स्थिति की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में? तो इसका हमारा सही जवाब है शीतकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम या फिर मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिकतम? सही जवाब इसका क्या होगा? इसका हमारा सही जवाब होगा ध्रुवों पर अधिकतम। ठीक है, और भूमध्य रेखा पे सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? हमारे पास चार ऑप्शन है, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त या ब्रह्मगुप्त। इसका हमारा जो सही जवाब है वो है ब्रह्मगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। जैसे हमारा अगर मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं एम ई से अर्थ, और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं सूर्य का एम एस, ये सन। ठीक है, बीच की दूरी अगर हम मान लेते हैं आर। ठीक है, अगर हम गुरुत्वाकर्षण नियम से देखें तो क्या बनेगा जाके इसका, F1 मान लिया हमने पहले कि गुरुत्वाकर्षण बल F1 लग रहा था। अब क्या हुआ कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा Fg m1 m2 अपान आर स्क्वायर। लेकिन दूसरी स्थिति क्या बन रही है, दूसरी स्थिति क्या पूछ रहा है हमसे कि अगर हम बल क्या है, बल हमारा F2 हो गया, मान लो Gm1 m2 अपान हमने दूरी को डबल कर दिया। ठीक है, तो यानी कि डबल करने का मतलब है 2r का होल स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकंड से डिवीजन कर देंगे तो क्या करें, वो बचेगा हमारा F1 अपान F2 इक्वल टू, हम इसको कट करेंगे जब ऐसे डिवीजन करेंगे तो ये हमारा जो 4 है ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 4/1। हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो अब का बल है उसके स्थान पर, मतलब उस गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो होगा अब कितना होगा।
तो हमें यहाँ पे F2 की वैल्यू चाहिए, तो F2 की वैल्यू निकालने के लिए हम F2 को इधर ले जाएंगे और 4 को इधर ले आएंगे, यानी कि F1/4 हो जाएगा, तो हमारा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? अब जितना है उसका चौथा भाग, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों नहीं खड़े रह सकते? क्योंकि वहां पे गुरुत्व तो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, या गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। हमारा इसका सही जवाब होगा डी, गुरुत्व केंद्र जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, हवा में अगर लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को हम समान ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो हमारा क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों एक समय पर पहुंचेंगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। इसका हमारा सही होगा कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? अगर यहाँ पे हमारा हवा वर्ड नहीं दिया हुआ है तो हम इसको निर्वात में मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निर्वात की बात चल रही है, तो जब निर्वात में किसी भी ऊंचाई से, बस मतलब दोनों सभी की ऊंचाइयाँ बराबर हैं, समान ऊंचाई से फेंकी जा रही हैं, वो लकड़ी हो, लोहे हो या मोम हो, कोई भी हो, तो वो सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगी, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 12वें का सी। ठीक है, तो हम इसमें क्या है कि दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे क्योंकि यहाँ पे निर्वात की स्थिति की बात हो रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण किसमें सही दर्शित है? अब यहाँ पे विस्थापन की बात की जा रही है, तो हमें विस्थापन के लिए हम जो हमारा गति का समीकरण है उसको हम यूज करेंगे, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। ये गति का दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पे विरामावस्था से बात चल रही है, तो यहाँ पे हमारा u की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो यस इक्वल टू हाफ GT²। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि परवलय का समीकरण क्या होता है, एस इक्वल टू हाफ GT², ये परवलय को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो परवलयाकार आकार हमारा इसमें किस में है? वो है हमारा ए नंबर पे, तो हमारा सही ऑप्शन है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्वजनित त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण G/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? हमें पता है कि किसी भी वस्तु का अगर पृथ्वी पर वजन भार अगर 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे उसका भार कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे बात कर रहा है द्रव्यमान की। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो उसका द्रव्यमान हमें चंद्रमा पे पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे 100/6 नहीं करेंगे, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, वो हर जगह बराबर रहता है। हमारा भार बदलता है, गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से हमारा भार बदलता जाएगा, लेकिन द्रव्यमान हमारा सेम रहेगा। तो हमारा द्रव्यमान जितना पृथ्वी में है वही हमारा चंद्रमा में भी रहेगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमें इसमें इसको सम्मिलित करना है। हमारे पास इधर 4 ABCD दिए हुए और इधर 1 2 3 4 से हमें इसको मैच करना है। तो रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम खोज हमें पता है कि किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी।
एक्सरे की खोज किसने की थी? वो की थी रॉन्टजन ने। और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने। तो हमारा सबसे जो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 16वें का डी। ठीक, और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन है। उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। इसका जो हमारा सही जवाब है वो होगा बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा या पल्सर द्वारा। इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो है डॉपलर प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब बताइएगा, इसमें हमारा सही जवाब है ए नंबर, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब केंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल या इसी को अभिकेंद्र बल भी बोलते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, कोई अन्य बल। तो हमारा इसका सही जवाब है बी, अभिकेंद्र बल या केंद्राभिमुखी बल। ठीक है, इसी कारण कोई भी उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलक आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि लोलक की जो प्रभावी लंबाई है वो कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही है, समान वेग में ऊपर जा रही है या समान वेग से नीचे आ रही है। तो ये चीज़ आपने खुद महसूस की होगी कि जब हम लिफ्ट में ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें अपना भार अधिक मालूम पड़ता है, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका कारण क्या है? यह पृथ्वी के निकट है, या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे वायुमंडल क्यों नहीं है, तो इसका जो सबसे हमारा जो सही ऑप्शन है वो है डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल के वेग से कम होता है। अगर हम एक चीज़ बात करें पलायन वेग क्या होता है, तो पलायन वेग, अगर हम पलायन वेग जो है वो पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है इसका मान। ठीक है, और अगर यही चीज़ चंद्रमा के लिए पूछी जाए तो कितनी होती है, तो चंद्रमा के लिए इसका जो मान होता है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जो कि बहुत ही कम है। ये जो गति है ये गैसों के अणु से भी कम है, इस कारण यहाँ पे गैस जो है वातावरण मतलब रुक ही नहीं पाता और वो बाहर निकल जाता है। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसका पलायन वेग बहुत ही कम है, इसीलिए जो हमारे अणु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, पलायन कर जाते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पृथ्वी का पलायन वेग अभी हमने पढ़ा क्या है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका हमारा सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। जब गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाएगा तो हमारा भार भी हमें 0 समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा 550 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बड़ा, 750 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बड़ा, 950 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बड़ा, या 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से बड़ा। जब भूकंप आता है तो जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है वो बढ़ जाता है, मतलब वो 980 सेंटीमीटर स्क्वायर या 9.8 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसी को हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। फिर 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा या बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, या सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, हमें बताना। इसका जो सही आंसर है किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ठीक, और भूमध्य रेखा पर कम होता है, सबसे कम होता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, इसका कारण क्या है? द्रव का घनत्व है, पृष्ठ तनाव है, वायुमंडलीय दाब है, या गुरुत्व है। इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव। ठीक, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का तल का तनाव पानी से अधिक है, या तेल का तन का तनाव पानी से कम है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो डी है। ठीक है, जो हमारा तेल का जो पृष्ठ तनाव है पानी के पृष्ठ तनाव से वो कम है, इस कारण वो फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका हमारा सही जवाब है वो है ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, अगर ये वायुमंडलीय दाब से अधिक ना होता या बराबर होता, कम होता, तो बुलबुला नहीं बन पाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। इसका हमारा सही आंसर है वो है डी, ये केशिकात्व का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी केशिकात्व के ही उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता में क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, या परिवर्तित रहती है? द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। तो जब ताप बढ़ाया जाता है तो किसी भी द्रव की सांद्रता जो है वो हमारी घटती है। ठीक है, तो हमारा 33 का बी ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन के गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, या पास्कल का नियम। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत वो है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें सही ऑप्शन है हमारा पास्कल का नियम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? ठीक है, तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, पेट्रोल, चारकोल, कोयला, एस्फॉल्ट। उपो उत्पाद पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो वो हमारा सही आंसर है एस्फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार है कि वो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, ये पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है,
जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है डी। जब हमारा झील जम जाती है तो जो उसके नीचे का सतह है वहाँ पे पानी रहता है, क्योंकि पानी का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। हम वस्तु की मात्रा घटाएंगे या बढ़ाएंगे, उससे क्या अपरिवर्तित होगा, किसमें चेंजमेंट नहीं होगा? आयतन है या भार है या द्रव्यमान है या घनत्व है? तो हमारा घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जल का अधिकतम घनत्व होता है 373 केल्विन पर, 270 केल्विन पर, 273 केल्विन पर या 269 केल्विन पर। हमें एक चीज़ पता है कि हमारा जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा केल्विन पे वैल्यू दी हुई है। तो हम केल्विन पे बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि 273 केल्विन में इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, K इक्वल टू 273 प्लस 4 यानी कि 277 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा चेंज करने का इसमें फॉर्मूला होता है, तो आप बदल सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो बी, यहाँ पे 277। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम ताप, वेग, दाब या घनत्व। तो उनका घनत्व कम है, इस कारण वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की ऊपरी सतह पर रहता है? ठीक है, सतह से ऊपर रहता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। तो 1/9 हमारा ई ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? वह होगा, बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही होगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो हमारा पानी का जो सतह है वो उतना ही बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है, वह समुद्र तल की तली में डूब जाता है। तो क्या होता है कि वो कुछ ऊपर उठता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है, क्योंकि नदी के जल की अपेक्षा जो समुद्र का खारा पानी है उसका घनत्व अधिक होता है, जिससे अधिक प्लवन बल लगता है, इसलिए वो ऊपर उठ जाता है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पूरा बताइएगा वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।